तो सब लोग रेडी हो ना? देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे को थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन चूंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो मेरा गारंटी है कि हम कोशिश करें, कम से कम मेरा कोशिश ये रहेगी कि तुम लोग को कोई भी तकलीफ नहीं है। बस तुम लोग अपना 50% वो देना, एफर्ट देना, तुमसे इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? तो इसको मैं दो पार्ट में, एक्चुअली ये पूरा हीट का तुम्हारा चैप्टर है, ये तुम्हारा पूरा हीट का चैप्टर है, ये भी इसमें हम लोग हीट हीट एनर्जी की बात करेंगे। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। जो पहला पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे, वहां पे हम लोग सीखेंगे कि हमने किसी बॉडी को हीट सप्लाई किया है, हमने किसी बॉडी को हीट सप्लाई किया है, तो उसका टेम्परेचर राइज या फॉल करेगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। जो अपना सेकेंड इसका पार्ट आएगा, वहां पे हम लोग चेंज इन फेज का बात करेंगे। ओके? टेम्परेचर राइज और फॉल का मतलब ये होगा कि हम जब पानी को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर 10 से 50 होगा, लेकिन हम पानी को स्टीम में चेंज नहीं करेंगे, पानी को हम गैस में चेंज नहीं करेंगे। वो आपका होगा इन सेकेंड इसका पार्ट जो आएगा, वहां हम लोग सीखेंगे। ठीक है? लेकिन हो तो सकता है ना फेस चेंज, जब तुम अपने घर में पानी करते हो गर्म, तो वो पहले गर्म होता है, फिर वो वाटर से तुम्हारा गैसीज फॉर्म में भी चेंज करता है, लिक्विड से वो गैसीज फॉर्म में भी चेंज करता है, तो हो सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड केस में, सेकेंड पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे क्या, कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बस तुम लोग ये ध्यान रखना। सिमिलरली सेकेंड जो अपना पार्ट आएगा, वहां पे आइस भी आएगा। आइस को जब हम लोग हीट करेंगे, तो वो आइस तुम्हारा चेंज करेगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो वहां भी फेज चेंज हो रहा है। तो अपना सेकेंड पार्ट में ही आएगा। पहले पार्ट में मेनली हम लोग करते हैं डील वाटर वाले क्वेश्चन से, वाटर रहेगा या कुछ ऐसा मेटल रहेगा जिसका फेज चेंज नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी कहानी है, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे ही तुम्हारा चैप्टर आया है कैलोरीमेट्री, मतलब ये हीट का ही चैप्टर है, हीट का चैप्टर है तुम्हारा। इसका मतलब क्या होता है ये मैं तुमको आगे समझाऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये चैप्टर में जो सबसे पहला तुमको चीज जानना है, वो तुमको जानना है हीट और टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर। और मेरे को पूरा यकीन है कि अभी तक किसी को भी ये कंसेप्ट ये नहीं हुआ क्लियर कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होता है। अगर किसी को है तो मेरे को समझाओ कि हीट और टेम्परेचर में क्या होता है डिफरेंस। सबने आज तक बहुत हर समय सुना होगा कि ये हीट है टेम्परेचर है, और सबको लगता है कि ये दोनों सेम ही है। हालांकि हम भी जब थे पहले, तो मेरे को भी, जब तुम लोग के एज के थे तो हमको भी सेम लगता था। लेकिन मैं आज तुम्हारा कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा इन दोनों में अंतर क्या होता है। नहीं, देखो ये हुआ कि तुमने किताब का डेफिनेशन याद कर लिया है। मैं हाँ सुनो, देखो, मैं मैं अगर तुमसे बोलूंगी टेम्परेचर इज ऑल्सो एक मेजर ऑफ एनर्जी, अब बोलो। टेम्परेचर इज ऑल्सो मेजर ऑफ एनर्जी, दोनों। ओके, और टेम्परेचर एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, चल देख सुन। देखो, तो हीट एंड टेम्परेचर आर दे आर वो दोनों टर्म एक साथ यूज होता है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड, बट बस, लेकिन इनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। सुन देखो कैसे क्या होता है। हीट जो होता है ना मेरा, हीट होता है कि बॉडी का, जैसे मान लो कि मेरा कोई भी, हमने कोई मान लो कि वाटर ही लिया हमने, हमने एक बाल्टी में पानी भर के रखा है। तो उसमें क्या होगा कि जो उसमें वाटर के काफी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सबको पता है, और सब कुछ ना कुछ टेम्परेचर उनके पास है। तो टेम्परेचर आने से उनके पास आता है कुछ थर्मल एनर्जी, और वो आता है ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होंगे। तो रैंडम मोशन में होंगे तो उनके पास आता है काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हीट जो होता है ना, तू पहला बात सही सही बोली थी, हीट क्या होता है। तो हीट होता है कि टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, या ऑफ ऑल द पार्टिकल्स जो मेरे बॉडी में है, तो उसको हम बोलते हैं हीट। टेम्परेचर क्या होता है ना,
कि एवरेज थर्मल एनर्जी इज द टेम्परेचर। देखो, हीट क्या होगा? हीट एनर्जी इज द टोटल एनर्जी, टेम्परेचर इज द एवरेज एनर्जी या एवरेज काइनेटिक थर्मल एनर्जी। देखो इसका मतलब क्या हुआ। हो सकता है कि मेरे पास एक बाल्टी है, बकेट, और मेरे पास एक कप है। अब सबको पता है कि कप में क्या है, पानी कम है, और बाल्टी में क्या है, बाल्टी में आपका ये पार्टिकल्स ज्यादा है, क्योंकि उसमें बाल्टी में आपने पानी ज्यादा रखा है। अब हो सकता है कि ये बाल्टी वाला पानी और ये कप वाला पानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये भी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दोनों का टेम्परेचर सेम था। लेकिन चूंकि उस बाल्टी में वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे, तो बाल्टी वाले पानी के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगा, बाल्टी वाले पानी के पास ज्यादा हीट एनर्जी है। ये भी हो सकता है कि आपका जो कप वाला पानी हो, ये भी हो सकता है कि आपका जो कप वाला पानी हो वो आपका है 35 डिग्री सेल्सियस पे, और जो आपका बकेट वाला पानी है वो है 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप देखो तो उस कप वाले पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि हीट उस बकेट वाले के पास ही ज्यादा हो। समझे ना? देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे देखो, दो फैमिली है, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ए में तीन लोग हैं, सॉरी, फैमिली बी में तीन लोग हैं, फैमिली ए में पांच लोग। पहले क्या था कि दोनों फैमिली का टेम्परेचर सेम था। दोनों फैमिली का टेम्परेचर सेम का मतलब हुआ कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे सब 10-10 रुपया अर्न कर रहे थे, तो ये भी 10 किया, ये भी 10 किया, ये भी 10 किया, ये भी 10 किया, ये भी 10 किया। तो यहाँ पे क्या था, दोनों का टेम्परेचर सेम था। जो यहाँ फैमिली वाले मेंबर थे, मतलब जो बाल्टी वाला पानी था और जो कप वाला पानी था, सबका टेम्परेचर सेम था। ठीक है ना, अपना अपना सेम था, ओके। लेकिन हम अगर बात करें टोटल हीट एनर्जी का, तो इस फैमिली बी में कितना है, या मैं बात करूं टोटल इनकम इन फैमिली बी, तो है 30 रुपया, और यहाँ पे 50 रुपया। टेम्परेचर सेम है, हीट एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि इस फैमिली मेंबर ए में जो फैमिली था उसके मेंबर ज्यादा थे, तो उसका हीट एनर्जी ज्यादा हो गया। तो टेम्परेचर सेम, हीट एनर्जी ज्यादा। अब सुनो, देखो, ये भी हो सकता था कि फैमिली बी के जो मेंबर हों उसमें तीन लोग हैं, फिर से पांच लोग हैं, इनका इनकम 15 रुपया, 15 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। अब बोलो, अब इनका ये जो फैमिली बी है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि पर पर्सन इनकम ज्यादा हो गया है। क्या हो गया? पर पर्सन इनकम ज्यादा है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। इसका पर पर्सन इनकम कम है, इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है। इसका फैमिली बी का पर पर्सन इनकम ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा। अब हम बात करें टोटल हीट का, तो यहाँ पे टोटल हीट 45, यहाँ पे टोटल हीट 50। तो हालांकि फैमिली बी का टेम्परेचर ज्यादा था, लेकिन फिर भी हीट क्या हुआ, ज्यादा तुम्हारा हो गया किसमें, आपका फैमिली बी में। तो हीट होता है कि इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी, टेम्परेचर इज द मेजरिंग ऑफ एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वैल्यू आपको लेना पड़ेगा, ईच पर्सन का मिला, ईच पर्सन का अपना 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 अपना, और हीट मतलब सबका मिला के, एक साथ मिला के। तो टेम्परेचर और हीट में यही तुम्हारा अंतर होता है, ठीक है। हालांकि दोनों एक साथ ही यूज होते हैं। हम अगर कहीं हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। हम अगर हीट सप्लाई करेंगे मतलब कि अगर हम इसमें 50 रुपया और ऐड कर दिए, 50 रुपया और हम इसमें दे दिए, अब क्या होगा कि ये 50 रुपया सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब सबका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर वही हम यहाँ से 50 रुपया निकाल लें, तो ये लोग के पास 50 रुपया ही था, तो ये लोग हो जाएगा अब भिखारी हो जाएगा, तो ये लोग का टेम्परेचर कम हो गया। तो ये होता है कि आप हीट सप्लाई करो, आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो एवरेज, आप हीट सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, एक तो आपके उसका टोटल जो था एनर्जी आप वो भी कर रहे हो इंक्रीज, और साथ साथ जो उसका एवरेज इंडिविजुअल था आप वो भी इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि हमने सप्लाई किया है तो कहाँ गया होगा, जो उसमें फैमिली के मेंबर्स थे वहीं जाएगा ना, तो उनका जो इंडिविजुअल पैसा था वो भी इंक्रीज करने वाला है। तो टेम्परेचर करता है इंक्रीज। आप अगर हीट एनर्जी निकाल लो फिर आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो वही, और जो तुम्हारा किताब है तो उसमें कुछ होता है जो तुम्हारा
ऐसा होता है डेफिनेशन कि हीट इज द टोटल थर्मल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर इज द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और if we supply heat in a body its temperature increases, if we क्या बोलते हैं उससे, हम अगर उससे हीट ले लें, जो भी बोलते हो तुम लोग उसको, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। और तुम लोग बोलते हो कि टेम्परेचर इज द मेजरिंग ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हम बात सही है, टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं ये ज़्यादा हॉट है, टेम्परेचर जिसका कम होता है हम बोलते हैं ये ज़्यादा कोल्ड है। तो वो तुम्हारा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है। प्लस इनका जो यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी, या हम लोग इसको जूल में भी करते हैं चर्चा, लेकिन मेनली देखो कैलोरी या जूल आप किसी में भी चर्चा कर सकते हो, लेकिन हीट के स्टडी के लिए हम लोग एक स्पेशल लाते हैं यूनिट, तो हम लोग मेनली इसको कैलोरी में ही डील करते हैं हम लोग। ओके, जो टेम्परेचर है इसका होता है यूनिट केल्विन, ऐसा ही यूनिट इज केल्विन, इसको आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में भी इससे आप डील करते हो। तो ये सब आपका हुआ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, बोलो। तो इसमें हम जा रहे हैं सबसे पहले डिफाइन करने वन कैलोरी। तो वन कैलोरी का डेफिनेशन होता है कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू, सॉरी सॉरी, हीट एनर्जी, नॉट टेम्परेचर, हीट एनर्जी heat energy required to increase the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री। ये बस एक ऐसा रेफरेंस माना गया है कि इस टेम्परेचर 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ये वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हमको हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा डिफाइन 1 किलो कैलोरी, तो जहां पे 1 ग्राम था आप वहां पे कर दो 1 kg। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम, सॉरी 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस इज 1 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो एक वैल्यू तुम लोग और याद रखना कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, या इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 4.2 जूल फॉर द कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको ये कन्वर्जन करना पड़े कैलोरी से जूल में, तो इसलिए तुम लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट बात, हम लोग इस चैप्टर में मेनली बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर का। हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर का मतलब तुम्हारा इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो, फिर आपका चेंज इन टेम्परेचर आपका पॉजिटिव आता है, मतलब कि वहां पे हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर तुम्हारा निगेटिव आया है, या मान लो कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे हमको हीट एनर्जी वहां से रिलीज होता है। सिंपल सी कहानी है। तो चेंज इन टेम्परेचर को हम लिखते हैं डेल्टा टी से। अब मैं तुमको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने तुमसे पूछा कि मेरा टेम्परेचर जो इनिशियल था वो था 20 डिग्री सेल्सियस, और जो मेरा टेम्परेचर फाइनल हो गया है वो हो गया है मान लो ऐसा 27 डिग्री सेल्सियस। और मैंने तुमसे पूछा कि मेरा टेम्परेचर कितने से इंक्रीज किया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 7 डिग्री सेल्सियस। हम अगर तुमसे बोले कि तुम इस टेम्परेचर को बताओ कि मेरा चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में कितना हुआ है, ये तो तुमने बताया डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में कितना चेंज हुआ है, तो हम लिखेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू, पहले हम 20 को करेंगे चेंज इन केल्विन तो आपका आ जाएगा 293 केल्विन। तो ये तुम्हारा हो गया टेम्परेचर इनिशियल, और जो आपका टेम्परेचर फाइनल होगा तो हो जाएगा 300। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फाइनल, तो 300 केल्विन माइनस 293 केल्विन, तो ये आपका 7 केल्विन है। देखो मेरा कहने का मतलब क्या था, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप चेंज इन टेम्परेचर या तो लो डिग्री सेंटीग्रेड में या तो लो आप केल्विन में, वो आपका सेम आएगा। और इस क्वेश्चन में हम लोग मेनली चेंज का ही यूज करते हैं, तो आप उसको जितना लोगे
केल्विन में वैल्यू आएगा उतना ही तुम्हारा डिग्री सेल्सियस में भी आएगा, तो उसमें कोई चाप की बात नहीं है। ठीक है, ओके। और देखो, तो ये सब कहानी हमने सीखा सीखा सीखा। टेम्परेचर को केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, सबको उसका बेसिक आइडिया है। मैं उसमें और उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जिसमें पहला तुम्हारा टर्म जो आ रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म, वो तुम्हारा आ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग लिखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग लिखते हैं सी से। इससे और थोड़ा सा पहले मैं चाहता हूं एक टर्म तुम लोग और जान लो, वो तुम्हारा हीट कैपेसिटी। इसको हम लिखते हैं सी डैश से। हीट कैपेसिटी सी डैश, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। ओके, सुनो ये होता क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, मैं पहले तुमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही बताता हूँ, फिर मैं आऊंगा हीट कैपेसिटी पे। ठीक है, तब तुमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो, हमने तुमको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग मेनली इसमें जा रहे हैं पढ़ने क्या, कि हम लोग हीट सप्लाई करेंगे या हीट निकालेंगे, तो हम लोग टेम्परेचर राइज या फॉल कराएंगे, फेज चेंज नहीं करेंगे। फेज चेंज अभी हम लोग नहीं करने वाले हैं, फेज चेंज वाला अपना नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमको टेम्परेचर चेंज करना है। अब मैं तुमसे पूछूं कि हीट एनर्जी required to change the temperature of a body depends upon following factors। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करना है, और मेनली हम लोग यहाँ बात करेंगे इंक्रीज का। देखो, सिंपल सी कहानी है भाई, अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो आपको हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा। आपको अगर डिक्रीज करना है तो वहां से हीट एनर्जी आपको निकालना होगा। और मैं पहले ही तुमको बोल दे रहा हूँ कि जो आता है फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी सप्लाई के लिए, वही तुम्हारा आता है फॉर्मूला फॉर द हीट एनर्जी रिलीज के लिए। बस अंतर क्या होगा कि एक में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हम उतना सप्लाई करेंगे, और एक में टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो हम उतना रिलीज करेंगे। देखो, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं तुमको और थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है और हमको इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है, तो मान लो कि इस प्रोसेस में मैंने x कैलोरी का हीट सप्लाई किया है। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरे को सप्लाई करना पड़ा हीट, तो हमने सप्लाई किया है x कैलोरी का। अगर इसी का हम चाहते हैं टेम्परेचर वाटर का 50 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगा। यहाँ पे हीट क्या होगा, रिलीज होगा। और 10 से 50 के लिए हमने जितना सप्लाई किया था, 50 से 10 कूल होने के लिए उतना ही वहां पे हीट एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। पहले केस में हमने सप्लाई किया था प्लस यहाँ पे होगा रिलीज, तो सेम अमाउंट का होता है, सेम फार्मूला होता है। बस तुम लोग ये सब बातें ध्यान रखना। मैं तुमको एक ही फार्मूला बताऊंगा, तुमको सप्लाई और रिलीज दोनों काम हो जाएगा। अब देखते हैं कि हीट जो एनर्जी मेरा चाहिए, रिक्वायर्ड है किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर, और ये सबको पता भी होगा, सबसे पहला फैक्टर, और ये जो हीट एनर्जी हमको चाहिए, इसको हम लिखते हैं इस चैप्टर में क्यू से। इसको हम करते हैं डिनोट क्यू से। क्यू मतलब कि हम वो बात कर रहा है हीट एनर्जी का, वो सप्लाई होगा या फिर वो रिलीज होगा। ओके, तो हीट एनर्जी जो सप्लाई करना होगा मेरे को किसी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, सबसे पहला क्या कि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और ये तुमको इसको मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं, सबको आइडिया है कि आपको अगर 100 ग्राम वाटर बॉयल करना है, वही आपको, या हमने आपको बोला कि नहीं आप इस बार 1 kg वाटर बॉयल करो, तो आपको सिंपल सी कहानी ये पता है कि 1 kg वाटर को बॉयल करने के लिए सेम टेम्परेचर पे हमको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे पास अगर 100 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 10 से 50 करना है, मेरे पास 1 kg वाटर है और उसका टेम्परेचर मेरे को 10 से 50 करना हो, तो 1 kg वाले में हमको ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी कोई तकलीफ नहीं होगा कि हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, हमने उसको एम माना है, या मास ऑफ द यहाँ पे सब्सटेंस लिखो।
सब्सटेंस इज द ज्यादा अच्छा चीज, ज्यादा अच्छा वर्ड, क्योंकि कि मेरा जब वाटर होगा तो हम उसको बॉडी नहीं बोल सकते हैं, तो उसको सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। नंबर टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ राइज इन टेम्परेचर का, और राइज इन टेम्परेचर का बात करूंगा मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन टेम्परेचर का। तो जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो राइज इन टेम्परेचर होगा, जब मैं हीट वहां से निकालूंगा तो वहाँ फॉल इन टेम्परेचर होगा, तो वहां पे भी मैं चेंज का ही बात करूंगा। तो इस केस में मेरा 10 से 50 हुआ था टेम्परेचर, तो यहाँ पे राइज हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, मैं बात कर रहा हूँ चेंज का, ओके। तो आपको कितने अमाउंट से टेम्परेचर राइज करना है हीट, तो हीट का वैल्यू उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप चाहते हो 10 से 50 करना, या 10 से 60 करना, या 50 से 100 करना, या 50 से 150 डिग्री सेल्सियस करना। आप कितने अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो, आपको हीट एनर्जी उतना ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी कहानी। क्या कोई और फैक्टर है क्या, एक फैक्टर और? तो उसके लिए मैं तुमसे खुद खुद तुमसे मैं चाहता हूं पूछना, जैसे मान लो कि मेरे पास 1 kg वाटर है और मेरे पास 1 kg का एक आयरन रॉड है। दोनों का टेम्परेचर मान लो कि अभी वो दोनों ही रूम टेम्परेचर पे था, तो दोनों का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अब हमको इसको हीट करना है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, इसको, इस वाटर को भी और इस आयरन को भी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इन दोनों को 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना होगा, या वो हीट एनर्जी कुछ डिफरेंट आने वाला है? तुम लोग सोच के बताओ। अगर हम चाहते हैं, हम अगर चाहते हैं कि इस वाटर का, 1 kg वाटर का और 1 kg ये आपका जो आयरन है, दोनों का हम दोनों का हम टेम्परेचर इंक्रीज करें 25 से लेके 100 तक, तो दोनों में मेरे को हीट एनर्जी सप्लाई करने पड़ेगा सेम अमाउंट का, कि कुछ अलग होगा? तुम लोग बस ऐसा लॉजिकली सोच के बताओ, शायद तुम लोग सोच सकते हैं। बोलो तो। अलग होगा, वेरी गुड। मतलब तो ये तुमने क्यों बोला? क्योंकि वो क्या था, उन दोनों का मटेरियल अलग है, उन दोनों का मटेरियल अलग है। मतलब ये जो जो थर्ड फैक्टर है कि क्यू ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। और मैं तुमको एक अच्छा बात बता दूं, शायद तुमको इसका आइडिया ना होगा, कि ये जो हमने केस लिया था कि 1 kg वाटर का 25 से 100 और 1 kg आयरन का 25 से 100, इसमें तुमको वाटर वाले केस में ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वाटर वाले केस में ये जो अपना आयरन था उसमें तुमको कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा, और तुमको क्यों होगा, कैसे मैंने बोला वो तुमको मैं अभी आगे समझाऊंगा। फिलहाल ये जान लो कि मेरे को हीट जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं जब इन तीनों को कंबाइन करूंगा, तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ आने वाला है रिलेशन कि एम और डेल्टा टी। तो मैंने लिख दिया एम इंटू डेल्टा टी, क्या था कि दोनों ही जो मेरा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड था वो था डायरेक्टली टू मास एंड डायरेक्टली टू टेम्परेचर ऑल्सो, तो मैंने उन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब जब मैं ये साइन हटाऊंगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो वहां से एक कांस्टेंट आता है, सबको पता है। हाँ, एंड दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब कि ये जो Q आया है, ये जो अपना Q आया, वो क्या आया हुआ है, C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। या इसको आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू, हम तो ऐसे इसको याद रखते हैं, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे C क्या है? C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा बनता है कि मेरे पास 1 ग्राम वाटर था, हम चाहते हैं उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करें, तो मेरे को कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा? तो मेरे को मास पता है, मेरे को चेंज इन टेम्परेचर हमको चाहिए, तो हमको चेंज इन टेम्परेचर भी पता है, वहां पे आपको दिया रहेगा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। साथ ही साथ आपको सी का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो सी का वैल्यू भी तो हम लोग वहां पे एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी से फाइंड कर लेंगे। अब इस चैप्टर में
जो हम तुमको बात जितना भी तुमको फार्मूला सिखाएंगे, ऐसे कि इसमें काफी सारा नहीं है फार्मूला, दो तीन ही आएगा फार्मूला। उस फार्मूला के अलावा जो तुमको सबसे सही ध्यान रखना है, वो तुमको ध्यान रखना है यूनिट्स का। वो तुमको ध्यान रखना है यूनिट्स का, कैसे रखना हो मैं तुमको अभी आगे सिखाऊंगा। फिलहाल देख लो कि मेरे पास जो पहला फार्मूला आया है वो आया है Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये बता रहा है कि हमको कितना हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और देखो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि C बराबर Q बाई एम डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी। अब हम लोग जा रहे हैं इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने। अब हम जा रहे हैं इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करने, सी का डेफिनेशन। तो हम लोग लिखते हैं हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ substance or body, heat energy required to rise the temperature of a substance of unit mass by 1 Kelvin और 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कोई भी एक मेरे पास बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, कोई सब्सटेंस था, उसके यूनिट मास के, यूनिट मास का मतलब होगा या तो 1 ग्राम या तो 1 केजी। आप कौन सा ले रहे हो यूनिट, उस पर आपका डिपेंड करता है। तो हम लोग करते हैं डिफाइन की स्पेसिफिक, तुम लोग देखो तुम लोग कैसे लिखना है इसको अपने एग्जाम में, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी ऑफ यूनिट मास बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया है, तो जो मैंने बोला वो तुमको लिखना, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द, उसके बाद हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस और बॉडी बाय ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास इज इंपॉर्टेंट, बाई 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। देखो ये जो बोला है बाई 1 केल्विन, मतलब ये बात कर रहा है चेंज का, या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज भी आपका जितना होता है 1 केल्विन उतना ही आपका होगा 1 डिग्री सेल्सियस की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं इसके यूनिट का। देखो ये है क्या, यहाँ पे है हीट एनर्जी बाई मास और बाई टेम्परेचर। तो इसका जो हम लोग लिखते हैं यूनिट, इसका जो हम लिखते हैं यूनिट, देखो इसका यूनिट भी सब लोग ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में इसका डेफिनेशन और साथ साथ इसका यूनिट भी आता है। ओके, तो इसका जो हम लोग लिखते हैं यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट वो तुम्हारा होता है जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। इसका और भी यूनिट होता है, इसका और भी यूनिट आपको क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है, जैसे देखो कैसे कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये यूनिट भी दिया, तो आपको कोई भी, मेनली हम लोग काम करेंगे इस यूनिट में, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि हीट का हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो आंसर आए वो कैलोरी में ही आए। अब देखो मेरा क्या मतलब हुआ, मेरा क्या मतलब हुआ कि हमने तुमको कहा था कि यूनिट का ध्यान रखना। जैसे देखो, सबसे पहले तुम चेक करना कि मेरे को क्वेश्चन में सी कौन से यूनिट में दिया हुआ है, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन से यूनिट में दिया है। तो अगर वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको जो क्वेश्चन में मास है वो तुमको ग्राम में लेना पड़ेगा। यहाँ पे सी का यूनिट है कैलोरी पर ग्राम में, तो आपको मास लेना होगा ग्राम में। फिर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा हीट का कैलोरी में। तो ये सब बात तुमको ध्यान रखना। जैसे नहीं कि सी दिया है मेरा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में और मास दिया था केजी में, तो हम मास ले लिए हैं केजी में, फिर तुम्हारा आंसर गलती आ जाएगा। सी जिस यूनिट में दिया है तुमको बाकी सबका यूनिट भी वैसा ही रखना होगा। तो मास लेना होगा ग्राम में, तब जो तुम्हारा हीट का आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा कैलोरी में। अगर तुम्हारा तुमको सी दिया है जूल पर केजी पर केल्विन में, उस केस में तुम मास लेना केजी में, तब तुम्हारा हीट का आंसर आएगा जूल में। तो ये सब बातें तुम लोग इसको याद रखना, कैसे हम लोग इसको वर्क करना है। ओके, ये तुम्हारा हो गया पहला चीज, पहला डेफिनेशन हम लोग काम कर लिया किस पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। अब जा रहे हैं हम लोग जो सेकेंड टर्म था उस पर हम करते हैं बात, जो मैंने यहाँ छोड़ के हम जो आए थे, सेकेंड टर्म, जिसको मैंने बोला था हीट कैपेसिटी, या इसको हम बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। इन दोनों के डेफिनेशन में बहुत ही छोटा सा अंतर है। देखो क्या बोलते हैं हम लोग,
हीट कैपेसिटी, या हमने थर्मल कैपेसिटी भी बोल दिया, तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ body is defined as the energy required to raise the temperature of body by 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने यहाँ पे यूनिट मास मेंशन नहीं किया, बस वही यहाँ पे अंतर आ गया। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने वहां पे यूनिट मास मेंशन किया था। देखो यहाँ पे सब लोग, हमने यहाँ पे यूनिट मास मेंशन किया होगा इसके डेफिनेशन में, कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास, लेकिन यहाँ पे मैंने यूनिट मास मेंशन नहीं किया, बस इतना ही का अंतर है, और कोई अंतर नहीं आया है, डेफिनेशन लगभग सेम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इन मैथमेटिकल फॉर्म हम अगर चाहें इसको लिखना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी सी डैश इज इक्वल टू ओनली क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू बाई डेल्टा टी, हीट एनर्जी बाई 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया तुम्हारा क्यू बाई डेल्टा टी। अब तुम जरा एक बार ध्यान से देखो, मेरा सी क्या आया था, सी आया था क्यू बाई एम डेल्टा टी। मैं लिखता हूं यहाँ पे, वी नो सी बराबर क्यू बाई एम डेल्टा टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो सी बराबर, जहां पे क्यू बाई डेल्टा टी है वहां पे हम लिख देंगे सी डैश, ये तुम्हारा जाएगा सी डैश बाई एम। पक्का बोलो सब लोग, देखो सी आ गया, सी बराबर सी डैश बाई एम, सी बराबर सी डैश बाई एम, मतलब कि यहां से हम लोग एक बात और लिख सकते हैं, यहां से हम लोग एक बात और लिखेंगे, और सी डैश बराबर सी इंटू एम, सी डैश बराबर सी इंटू एम, इसका मतलब ये कि हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, सब लोग को याद रहेगा, या सी डैश इक्वल टू सी इंटू एम। तो मान लो कि अगर कहीं क्वेश्चन में हमको हीट कैपेसिटी दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा है, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है और हीट कैपेसिटी पूछा है, तो हम लोग ये फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं इसको। और देखो, हमको अगर हीट सप्लाई फाइंड करना होगा कि हमको कितना हीट सप्लाई करना होगा टेम्परेचर डेल्टा टी से राइज करने के लिए, तो उसके लिए मेरे पास दो फॉर्मूला था, एक जो मैंने पहले सीखा था Q बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, या एक सिंपल आ जाएगा Q बराबर सी डैश इंटू डेल्टा टी। तो कब कौन सा करना है यूज, जब हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो तब यूज करेंगे जो हमने पहला सीखा था फॉर्मूला, Q बराबर एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। जब हमको हीट कैपेसिटी पता हो तब हम लोग लिखेंगे कि Q बराबर सी डैश इंटू डेल्टा टी। समझ में आया? कहीं पे अगर तुमको हीट कैपेसिटी दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा हो, तब यूज करना ये फॉर्मूला। बोलो जल्दी से, बोलो। चलो इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये क्लास हम आज का खत्म कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन है कि एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। तो पहले तो तुमको क्वेश्चन में क्या किया, इंफॉर्मेशन दिया है, तुम वो लिखो। तो हमको हीट एनर्जी क्यू दिया है, जो हमने सप्लाई किया हुआ है तुम्हारा 5000 जूल। उसके बाद हमको दिया है राइज इन टेम्परेचर, मतलब कि हमको चेंज इन टेम्परेचर दिया, हमको दिया है डेल्टा टी कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। और पूछा क्या है, पूछा है हमसे हीट कैपेसिटी। तो हम लोग हीट जो आपका कैपेसिटी है उसको हम लिखते हैं सी डैश से, और वो क्या होता है, वो होता है क्यू बाई डेल्टा टी, होता है ना, क्यू बाई डेल्टा टी। अब देखो तुमको क्यू दिया है 5000 जूल, और जो डेल्टा टी है वो हमको दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि यहाँ से जो मेरा सी डैश का वैल्यू है वो कितना है, वो आएगा आपका 500। अब आपको यहाँ पे ख्याल रखना है यूनिट का,
तो हमने हीट जो आपका हीट जो था एनर्जी वो हमने लिया है जूल में, और टेम्परेचर लिया है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका जो आएगा यूनिट वो आपका आएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ सी डैश। ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी इज 500 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। मेरे से एक थोड़ा सा भूल हो गया है। भूल ये हो गया कि जब मैंने हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन बताया था उस समय मैंने इसका यूनिट नहीं बता पाया। मैं उसका यूनिट बताना मेरे से मिस हो गया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुमको अभी बता दूँ कि जो मेरा सीडेस आया था वो आया था क्यू बाई डेल्टा टी, अगर सबको याद हो तो इसका जो यूनिट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है वो होता है या तो जूल पर केल्विन, या फिर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसी भी कोई भी यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है, या इसका कोई भी यूनिट्स हो सकता है। मेनली इसका होता है जो हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट, वो होता है जूल पर केल्विन। तो मेन इसका जो होगा यूनिट वो आपका होगा जूल पर केल्विन, बाकी वो किसी भी आपको यूनिट्स में क्वेश्चन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी, जूल जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कैसे किया ये तुम लोग को आया समझ में ना? जल्दी बोलो। ओके, तुम लोग का होमवर्क ये है कि तुम लोग हीट कैपेसिटी, सी डैश एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी में डिफरेंस लिख के लाओगे कल, ठीक है? डिफरेंस। तो देखो सबसे तो पहला एक उसका डेफिनेशन और सेकेंड उसका यूनिट, ये दो तो हमेशा है वैलिड डिफरेंस में। और एक तुम लोग और सोच के रखना, अपने मन से सोच के देखना, अगर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कल मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग कम से कम दो लिख के लाना, दो डिफरेंस। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं दो तीन, ये तुम लोग आज अपने कॉपी में लिखना और एक बार उसको तुम लोग देख लेना और याद कर लेना। इससे हमने अभी क्वेश्चन बस एक किया है, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो उसके लिए तुम लोग को उसका फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, क्या क्या है टर्म, वो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।